स्वागत है बच्चों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। तो आइए आज हम हिस्ट्री के उसी जो है चैप्टर को सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज अगला चैप्टर लेके आया हूँ। और इधर बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पाए कुछ कारणवश। तो आइए आज हम देखते हैं नए चैप्टर को। भारत में चूँकि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि भारत में कितनी कंपनियां आ चुकी हैं। इधर हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो कंपनियां आई थी वो थी पुर्तगाल। कब आए थे? तो 1400। इसके बाद डच आए थे। (1595) में। इसके बाद अंग्रेज आए थे। (1600) और उसके बाद यहाँ पे बीच में हमने उस दिन नहीं बताया था, आज सारी कंपनियों को बता देते हैं। डेनिश आते हैं। एक कंपनी लास्ट में आती है (1731) में। तो यहाँ आज हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन आए थे। पुर्तगाल आए थे 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच आए थे 1595 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में। उसके बाद डेनिश आए थे 1616 ईस्वी में। डेनिश का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, स्वीडिश का और रोल नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा सा बता देंगे। उसके बाद फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। आज हम मुख्य रूप से फ्रांसीसी को देखेंगे और अंग्रेज को, इन्हीं दोनों के मुख्य रूप से देखेंगे, क्योंकि हम इससे पहले इनको निपटा चुके हैं और इनको निपटा चुके हैं। तो आज हम मुख्य रूप से इन्हीं दोनों लोगों को देखेंगे कि क्या होता है इनकी भारत में, कैसे क्या बिजनेस का कैसा रोल रहता है, कैसा क्या करते हैं। तो मुख्य रूप से आज हम फ्रांसीसियों को देखेंगे। तो फ्रांसीसी कंपनी जो आई वो भारत में, इसका फ्रांसीसी कंपनी का आगमन जो हुआ भारत में, जब आगमन हुआ तो 1664 ईस्वी में आई। तो भारत में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी आई। तो फ्रांसीसी कंपनी आने के बाद अपनी जो इन्होंने कोठी बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले वही जहाँ सब लोग आके लगाते हैं, क्योंकि सबसे आसान वहीं पड़ता है। तो इन्होंने सबसे पहली अपनी कोठी जो बनाई वो बनाई सूरत में। सूरत में इन्होंने अपनी पहली कोठी बनाई। तो कब बनाई? तो इन्होंने 1668 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में बनाई। उसके बाद जब दूसरी कोठी बनाते हैं तो मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। अगर इसको हम दूसरा दे दें तो यहाँ पर मसूलीपट्टनम में। ये कब बनाते हैं? तो 1600। तारीखों का एक बार हम जो है सीक्वेंस से देखेंगे। तो 64 में आते हैं। 4 साल के बाद 68 में पहली फैक्ट्री कोठी जो बनाते हैं सूरत में बनाते हैं। दूसरी फैक्ट्री जो बनाते हैं वो मसूलीपट्टनम में 1669 में बनाते हैं।
तो अब हम मुख्य रूप से क्या देखते हैं कि जो अब यहाँ पे दो शेर बचे हैं जंगल के, एक तो अंग्रेज है, दूसरा फ्रांसीसी। इन दोनों का टक्कर आज हम मुख्य रूप से देख लेंगे। यहाँ पर इनका भी पतन हो जाएगा फ्रांसीसियों का। तो जो एक ही राजा बचेगा जंगल का, वो अंग्रेज बचेंगे। बाकी पुर्तगाल जो है, अब यहाँ पे पुर्तगाल उस हैसियत से रह रहे हैं भारत में कि केवल उनको अब व्यापार करना है, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना है। डच का तो सफाया हो चुका है, बेदर्दी से बेगारा के युद्ध में इन्होंने इनका सफाया कर दिया। तो अब यहाँ पर फ्रांसीसियों को मुख्य रूप से देखना है। ये जो डेनिश आते हैं 1616 ईस्वी में, इनका बहुत बड़ा मुख्य रूप नहीं होता है। डेनिश जो आते हैं, ये अपनी पहली फैक्ट्री जो बनाते हैं, ये तंजौर में बनाते हैं, और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। यानी सब लोग कहीं ना कहीं एक ही जगह पे ज्यादा मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। और 1745 में 1745 में ये अपनी सारी चीज किसको, अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं वापस। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा रोल है नहीं, बस यही एक तारीख याद रखना है। 1616 ईस्वी में आए, 1745 में अपना सब कुछ बेचकर अंग्रेजों के हाथ चले जाते हैं। फिर यहाँ पे हम मुख्य रूप से फ्रांसीसियों को देखेंगे, क्योंकि अभी दो ही मुख्य रूप से जो यहाँ पे राजा या जंगल के शेर बचे हैं। जंगल का शेर जो है एक ही होता है, मगर लड़ेंगे अभी दो हैं, क्योंकि जो फ्रांसीसी कंपनी है अभी ये भी ताकतवर है, लड़ेंगी कुछ देर तक। तो यहाँ पर जब फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन होता है तो 1664 में भारत में आते हैं। पहली कोठी 1668 में सूरत में बनाते हैं, दूसरी कोठी जो है मसूलीपट्टनम में 1669 में बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 1674 में ईस्वी में अभी क्या होगा कि जब हम कर्नाटक युद्ध देखेंगे, वहीं पे जो है इनका एक बहुत मुख्य कर्नाटक बहुत स्पेशली बहुत खास है इन दोनों के लिए, क्योंकि कर्नाटक ही मुख्य रूप से इनका जो है पतन होता है फ्रांसीसियों का उसी में। तो यहाँ पे 1674 में ये पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लेते हैं, जो पहले पुदुचेरी था। पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लेते हैं। कैसे अधिकार करते हैं, वहां पे वालिंगकोटपुर जो है, या वालिंगकोटपुरम कह के नाम से के जो है शासक रहते हैं शेर खां, उनके जो है अधिकार से जो है 1674 में पांडिचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे में आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 1674 में ही 1674 ईस्वी में ही ये क्या करते हैं कि चंद्रनगर में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। चंद्रनगर में अपनी कोठी बनाते हैं। तो क्या होता है कि चंद्रनगर, यहाँ पे बंगाल के जो सूबेदार रहते हैं, एक रहते हैं बंगाल के सूबेदार, बंगाल के उस सूबेदार रहते हैं, सूबेदार वो कौन है, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां, तो शाइस्ता खां जो है चंद्रनगर को फ्रांसीसियों को दे देते हैं। तो वहां पर ये अगली फैक्ट्री अपना बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके फैक्ट्रियों का जो है एक तरीके से जो है आते हैं 64 में, उसके बाद अपनी जो है पैर जमाने लगते हैं भारत में। और जमाने के बाद क्या होता है कि मुख्य रूप से अब यहाँ पर अगर और हम कंपनियों को देखें तो वो शांत बैठे हैं, क्योंकि पुर्तगाली खाली मतलब अपने व्यापार से रख रहे हैं। डच का सफाया हो चुका है, डेनिश का रोल है नहीं, इतने में अपना बेच के अंग्रेजों के हाथ चले जाते हैं। तो मुख्य रूप से अगर कोई कंपनी अगर ताकतवर और राजनीतिक हस्तक्षेप भारत के रूप में अगर कर रही है तो वो अंग्रेज कर रहे हैं। तो अभी फ्रांसीसी अपनी जो है पूरी जो है एक पॉलिटिकल इशू में अभी नहीं जा रहे हैं, बशर्ते क्या अपनी स्टेज बना रहे हैं भारत में धीरे धीरे। कई जगह सूरत, मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर कोठी में बना चुके हैं, और भी बहुत सारी कोठी बनाते हैं। माही है और यमन है, मॉरिशस है, तो वहां पे कैकाल है। तो यार ये सारी चीजें कोठी वहां पर बनाते हैं। अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कहाँ कहाँ बनाते हैं। यमन में बनाते हैं कोठी, उसके बाद माही, उसके बाद कारिकल, चंद्रनगर, पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम, सूरत, ये सारी जगह ये अपना जो है एक भारतीय भूभाग पर अपने विस्तारवाद को बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1742 में
1742 में, 1600 थोड़ा आगे चलेंगे, और 1742 में यहाँ पर जो पांडिचेरी का गवर्नर बन के आता है डुप्ले, तो डुप्ले ही जो है अपनी जो है थोड़ी मानसिक जो है बढ़ाता है मानसिकता, और उसके बाद में जब देखता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो है जो मानसिकता रहती है वो व्यापारिक आर्थिक दृष्टि से जो अभी तक कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापारिक लाभ कमाना, मगर व्यापारिक लाभ कमाना कब तक था, जब तक डुप्ले नहीं आया था। डुप्ले जब आता है 1742 में, जब डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर बनके कौन आता है, तो डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर बनके 1742 में आता है। तो जब ये देखता है कि अभी तक जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल और केवल व्यापारिक लाभ कमाना था, मगर जब डुप्ले 1742 में आता है तो इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ जो है व्यापारिक लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए फ्रांसीसियों का जो पतन माना जाता है वो कहीं ना कहीं डुप्ले को ही माना जाता है, क्योंकि जब डुप्ले आता है तो जो है भारतीय राजनीति में या भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप को लेकर जो है अंग्रेजों से जो इसकी कई झड़प होते हैं, कई युद्ध होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डुप्ले आता है वो फ्रांसीसी कंपनी का जो है पतन का एक कारण माना जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पतन कैसे होता है, क्यों होता है, तो उसका जो हम कर्नाटक युद्ध में देखेंगे। ये तो अभी एक भारत में हम जो है सरसरी निगाह देखे हैं कि कैसे क्या होता है, तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम दोनों कंपनियों का थोड़ा देखेंगे कि जो एंगल फ्रांसीसी था उसमें क्या होता है कि फ्रांस और अंग्रेज की कंपनियां आपस में जो है आमने सामने आती हैं और 3 युद्ध होता है जो कर्नाटक के 3 युद्ध से मशहूर है, और उसको हम देखेंगे। उसी तीसरे युद्ध में फ्रांसीसियों का पतन माना जाता है, मुख्य रूप से भारत में इनका अधिकार समाप्त हो जाता है और मात्र नाम मात्र ये रुकते हैं, अपना व्यापार करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कर्नाटक युद्ध में, तो कर्नाटक के कुल कितने युद्ध हुए हैं, तो कर्नाटक के कुल 3 युद्ध हुए हैं। यहां पे कर्नाटक युद्ध चल रहे हैं। प्रथम अब देखेंगे कि जो कर्नाटक युद्ध था वो कब से कब तक चला। प्रथम युद्ध कब चला, तो प्रथम युद्ध जो चला है वो 1746 से 1748 ईस्वी तक, यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 वर्ष, यानी लगभग 46 और 2 48, यानी 2 वर्ष पहला चला। अगर हम दूसरा देखें तो यहां पर अभी देखिए 1746 से 48, अभी देखिए 1742 में डुप्ले जो हमने कहा था, यहां पे जो डुप्ले 1742 में आता है, 1742 में डुप्ले आता है, और यहाँ पे 1746 से 1748 तक पहला कर्नाटक युद्ध होता है। उसमें क्या होता है 2 वर्ष के लिए। फिर जो दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है वो 1700 यहाँ पे 48 पे समाप्त होता है, उसके अगले ही वर्ष शुरू हो जाता है। यानी कुल मिला के मान के आए थे कि चलो हमको लड़ाई ही करना है, ठीक है। यहाँ पे 48 में खत्म होता है, 49 में फिर शुरू हो जाता है, यानी 49 से 56। यहां पे क्या होता है, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था उसमें 1700 यहां पे 54 रहेगा, और यहां पे 1756 से 1763। तो देखेंगे हम क्या कि 46 में जो है 42 में डुप्ले आते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, कर्नाटक युद्ध होते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध,
1746 से 48 पहला जो कर्नाटक युद्ध होता है 2 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे 5 वर्ष चलता है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 56 और 63 यानी 7 वर्ष, इसको सप्तवर्षीय जो है युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी हम इसको एक बार इस करके पढ़ेंगे, ऐसा करके पढ़ेंगे जोड़ के, तो हमें चीजें याद रहेंगी। यानी कर्नाटक के कितने युद्ध हुए, तो प्रथम द्वितीय 3 यानी 3 युद्ध हुए हैं। कब हुए हैं ऐसे जोड़ के याद करेंगे। तारीख याद करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। 1746 से 48 2 वर्ष पहला चला, 48 में खत्म हुआ, अगले साल 49 में फिर शुरू हो गया, 49 से 54 5 साल चला। उसके बाद 1756 से 63 यानी 7 साल आखिरी जो है लड़ाई, कर्नाटक की तीसरी जो लड़ाई शुरू हुई। तो अब लड़ाई क्यों शुरू हुई इसको हम देखेंगे, क्या रीजन है, लड़ाई क्यों हो गई, तो लड़ाई क्यों हुई, कारण देखेंगे अगर हम, तो कारण अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे अभी भारत में इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना अपना जो है जमीनी स्तर पर अपना अधिकार बढ़ा रहे हैं, अपना विस्तार बढ़ा रहे हैं। मगर कारण जो पहला कर्नाटक युद्ध का निकल के आया, ये यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर आया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, यानी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके यहां पर पहला कर्नाटक युद्ध होता है। और उसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार यूरोप में, यानी यूरोप में शुरू हुई लड़ाई है, और उसकी जो लपटें हैं, यूरोप की जो लपटें हैं लड़ाई है, उसको भारत में भी देखने को मिला। यानी यहां पर जो लड़ाई हुई कहां हुई, जाके ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके, यानी यूरोप में, उसकी लपटें वहां से यूरोप से जहां भारत में भी देखने को मिली। यानी दोनों सेनाएं आपस में जो है उसको यहां पे भी लड़ जाते हैं। तो कारण जो निकले ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, यहां पर जो होता है सेंट थामा का युद्ध होता है, सेंट थामा का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि मद्रास को, स्पेशली मद्रास को लेके होता है। यहाँ पे क्या होता है, लड़ाई जो शुरू किया, लड़ाई अंग्रेजों ने शुरू किया, क्योंकि जो हिंद महासागर में अंग्रेजों ने कई जो है इनके बेड़ा जो है, नाव जो है, इस पे अटैक किया फ्रांसीसियों के, और फ्रांसीसियों के बेड़े पर अटैक करने के बाद यानी कहीं ना कहीं लड़ाई इन्होंने अंग्रेजों ने ही छेड़ी। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये जाते हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक के जो है शासक से, वहां से जो है डुप्ले मांगते हैं कि मदद मांगते हैं कि हमको जो है थोड़ा मदद दीजिए, हमारे साथ अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, हमारे नाव को छेड़ रहे हैं। तो वहां पे जो है अनवरुद्दीन उस समय शासक रहते हैं, तो अनवरुद्दीन जो है इनको जो है तवज्जो नहीं देते इनके बात को, और कहीं ना कहीं जो है नकार देते हैं। और जब तवज्जो ही नहीं दिए, उसका साथ ही नहीं दिए, तो उसको नकारना ही कहा जाएगा। तो सेंट थामा के युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज जो है और फ्रांस के बीच में जो युद्ध होता है, उसके बाद यहां पे होता किसके बीच में युद्ध है, अंग्रेज बनाम फ्रांस, दोनों के बीच में होता है। फिर जाके क्या होता है, एक संधि होता है, एक्स ला सापेल की संधि होती है। इसमें क्या होता है कि जो मद्रास होता है, मद्रास अंग्रेजों को दिया जाता है, और अमेरिका में एक जगह होता है, तो अमेरिका की कुछ जगह जो है फ्रांस को दे दिया जाता है। अमेरिका में जो जगह है उसका नाम है लुइसबर्ग, तो उसको जो है फ्रांस को दिया जाता है। और यहां पे भारत में मद्रास क्षेत्र को अंग्रेजों को दिया जाता है। किस संधि में, तो एक्स ला सापेल की संधि। अगर संधि पूछा जाए कि संधि कब हुई, तो संधि हुई थी, यानी जो तारीख लड़ाई का अंतिम वर्ष है उसी वर्ष होगा ना संधि, तो यहां पे 48 में ही जाके संधि होती है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि पहले कर्नाटक युद्ध में, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1746 से 48 2 वर्ष के लिए। कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर।
उसमें क्या हुआ था, भारत में अगर उसकी लपटें यूरोप में, यानी जो यूरोप में शुरू हुई उसकी लपटें भारत में देखने को मिली। सैंथामा का युद्ध हुआ जिसमें जो है मद्रास एक संधि होती है, एक्सला-शापिल की संधि, उस संधि के तहत मद्रास अंग्रेजों को दिया जाता है और अमेरिका में लुइसबर्ग एक जगह होता है जो फ्रांसीसियों को दिया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो होता है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का रीजन क्या होता है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का रीजन अब की बार कोई यूरोप से नहीं है। पहले कर्नाटक युद्ध में यूरोप का जो है उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था, जिसकी लक्षण भारत में देखने को मिली। मगर अब की बार क्या होगा कि यहाँ पे अब की यूरोप का कोई चक्कर नहीं है। अब की बार दोनों कंपनी भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी, तो भारत में ही कुछ जगह को लेकर हो गई। तो यहाँ पर कर्नाटक और हैदराबाद को लेकर हुई, हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर, क्योंकि वहां पर अनवरुद्दीन को जो है जब इन्होंने साथ नहीं दिया तो अनवरुद्दीन को जो है लड़ाई हुई। तो इन्होंने जब मद्रास पर चढ़ाई किया था तो अनवरुद्दीन को मारा था डुप्ले ने, फ्रांसीसी सेना ने। मगर तो फिर क्या हुआ कि अनवरुद्दीन ने अब की बार यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, अगर हम पहले कहाँ देखें 1749 से 1754 दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। इसके हम अगर कारण को देखें, हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अब एक युद्ध होता है, यहाँ पे सैंथामा का युद्ध हुआ था, उसके बाद एक संधि हुई थी, यहाँ पर भी एक युद्ध होगा, इसको अंबूर का युद्ध कहेंगे, अंबूर का युद्ध। तो यहां पर क्या होता है कि कर्नाटक और हैदराबाद को लेकर क्यों दोनों कंपनियां आपस में आमने सामने आ गई। अभी तक हमने देखा था कि 48 में एक संधि हुई, दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, जो यूरोप की लपटें भारत में देखने को मिली और भारत में जो है यहाँ पर संधि हुई। मगर यहाँ पे क्या होगा कि फिर अगले ही वर्ष फिर लड़ाई शुरू हो गई। क्या दिक्कत है, तो यहाँ पर 1749 और 54 के बीच जो लड़ाई हुई उसका कारण था हैदराबाद और कर्नाटक, क्योंकि अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच जो लड़ाई हुई थी। तो उस लड़ाई में क्या हुआ कि अब की बार उसी की रंजिश थी अभी दोनों के मन में, क्योंकि रंजिश जो है खत्म नहीं हुई थी और रंजिश को लेकर लड़ाई हुई। तो हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में यहाँ पर अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ के इसके उत्तराधिकार दो लोग होते हैं, एक नासिर जंग होते हैं और दूसरा मुजफ्फर जंग होते हैं। तो जो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग की बात है, नासिर जंग बना मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच में गद्दी को लेकर लड़ाई होती है, अपने सिंहासन को लेकर लड़ाई होती है। क्योंकि अनवरुद्दीन जो है इसी युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है, ये दोनों भी मारे जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, अभी मारे जाएंगे मगर अभी नहीं मारे जाएंगे। इसमें नासिर जंग जो होता है अनवरुद्दीन का पुत्र रहता है, तो मुख्य रूप से राजा का लड़का ही राजा बनता है। मुजफ्फर जंग जो होता है वो अनवरुद्दीन का भतीजा रहता है। तो दोनों के बीच में सत्ता को लेकर, सिंहासन को लेकर जो है लड़ाई शुरू होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में अंग्रेज या फ्रांसीसी कंपनी को कूदने की जरूरत नहीं थी। मगर अभी हम देखें 1748 में इन लोगों का संधि हुआ, झगड़ा समाप्त हुआ। तो क्या होता है कि दोनों कंपनियां राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक और जो है व्यापारिक फायदा लेने के लिए दोनों जो है कंपनियां एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती। यानी अगर देखा जाए तो नासिर जंग का साथ अंग्रेज देते हैं, अंग्रेज जो हो जाते हैं वो इन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं, और जो फ्रांस होता है वो फ्रांस इनके साथ जुड़ जाता है, मुजफ्फर जंग के साथ। तो अब क्या देखने को मिला कि अब एक बार फिर दोनों कंपनियां आमने सामने आ गई, किसी को लेकर, कर्नाटक हैदराबाद को लेकर। तो नासिर जंग बना मुजफ्फर जंग। अब यहाँ पर प्लस अंग्रेज और यहाँ पे प्लस फ्रांस, दोनों आमने सामने हैं। तो यहाँ पर इनकी जो है
फिर अंबूर का युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है अंबूर के युद्ध में, कि यहाँ पर अंबूर के युद्ध में जो है अनवरुद्दीन मारा जाता है। फिर उसके बाद मुजफ्फर जंग, चंदा साहब की एक जो है अभी बहुत बड़ी हिस्ट्री हो जाएगी। चंदा साहब को जो है मराठा गिरफ्तार करते हैं, फिर चंदा साहब उनके भाई रहते हैं, वापस आते हैं, फिर गद्दी पर बैठते हैं। तो वहां पर उतना अंदर मत जाइए। अंबूर का युद्ध होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक संधि होती है, पांडिचेरी की संधि। जो संधि होती है यहाँ पर वो पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था, अब वहां पे संधि कब होगी, जो लास्ट ईयर रहेगा उसी वक्त संधि होगी। तो हमने क्या देखा कि पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ कैसे कैसे हुआ, क्या रीजन थे, क्यों हुआ, फिर क्या संधि हुई, कौन कौन से किसको किसके हक में गया। फिर दूसरे युद्ध में देखेंगे किसके वजह से लड़ाई हुई, फिर कौन कौन सामने आया, और उसके बाद क्या संधि हुई और कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पांडिचेरी की संधि होती है, और पांडिचेरी की जो संधि होती है इस अंबूर के युद्ध में, उसके बाद इसमें जो निर्देश दिया जाता है कि अब जो है निर्देश दिया जाता है, जो संधि होती है पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी की संधि होने के बाद दोनों कंपनियों को ये आगाह किया जाता है कि आप जो है अपने जगह पर व्यापार करेंगे, हम अपने जगह पर व्यापार करेंगे, और जो भारतीय राजा हैं या जो भारतीय शासक हैं, तो अब हम उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम अपना अपना व्यापार करेंगे। तो कुछ शर्तें लागू हुई इस संधि में। उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी ने उस शर्तों को माना, और उसके बाद फिर अपना जो है इस लड़ाई को समाप्त करते हैं। उसके बाद 1756 में जो है सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है। इसका जो कारण था, इसको मिटाते हैं, इसको हम देखेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि जो कारण था इसको तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 63 ईस्वी तक 7 वर्ष के लिए चला, तो इसका जो कारण था ये अब की बार फिर यूरोप का ही कारण था, और उसकी लपटें भारत में देखने को मिली। और अब की बार बहुत बुरा हाल होता है किसका, फ्रांसीसियों का, क्योंकि जो कारण अब की बार होगा, जो पहला कारण था, अब की बार तृतीय युद्ध में भी पहले कारण की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। उसके बाद में जो है हम देखेंगे कि यहां पर तीसरे में भी इसको लेकर, किसको लेकर, यानी यहां पर ऑस्ट्रिया बनाम परसा, ऑस्ट्रिया बनाम परसा को लेकर जो है लड़ाई शुरू हुई। और उसके बाद में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया बनाम परसा को लेकर लड़ाई जब शुरू हुई, तो उसके बाद में क्या होता है कि यहां पे देखेंगे तो फिर यहां पर जो है क्या होता है कि दोनों साइड लेते हैं, एक दूसरे के साइड लेते हैं, यानी फ्रांस और अंग्रेज दोनों फिर एक दूसरे का साइड लेते हैं। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर पहले लड़ाई हुआ, अब की बार ऑस्ट्रिया बनाम परसा हुआ, तो इसमें भी दोनों एक दूसरे का साइड ले और दोनों अपोजिट में हुए। यानी ऑस्ट्रिया का समर्थन जब फ्रांस ने किया, तो वहीं पर अंग्रेजों ने परसा का समर्थन किया। अब यहां पर आमने सामने यूरोप में देखने को मिली, तो उसकी लपटें फिर भारत में भी देखने को मिली। फिर यहां पर जो युद्ध होता है वो वांडीवास का युद्ध होता है। ये युद्ध जो होगा यहाँ पे लास्ट में होगा, तो यहाँ पे वांडीवास का युद्ध। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो तृतीय युद्ध हुआ वह ऑस्ट्रिया और परसा के बीच हुआ। फ्रांस की लपटें फिर भारत में देखने को मिलेंगी। फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया का समर्थन करता है, अंग्रेज जो है परसा का समर्थन करते हैं। उसके बाद में अगर हम युद्ध में देखें तो यहाँ पर वांडीवास का युद्ध होता है, और इस कब होता है तो 60 में होता है, 1760 में होता है। और इसमें जो है क्या होता है कि यहाँ पर वांडीवास का जो युद्ध होता है, इसमें भारत में
पूरी तरीके से फ्रांसीसियों का सफाया माना जाता है, अंग्रेजों का विजय होता है। अगर यहाँ पर हम देखें दोनों से सेना के जो सेनापति रहते हैं, जो अगवा किस लड़ाई में, तो फ्रांस के तरफ से अगर भारत में देखा जाए तो इसके तरफ से काउंट काउंट लाली, और अंग्रेजों के तरफ से सर आयर कूट, यानी इन दोनों के मध्य में शुरू होता है। तो जब भारत में वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, तो यहां पर पूरी तरीके से फ्रांसीसी खत्म माने जाते हैं। और उसके बाद में यहां पर एक संधि होती है। संधि के कॉलम में हम देखते हैं तीनों का एक कॉलम के नुमा से, तो संधि यहां पे जो होती है पेरिस की संधि, पेरिस की संधि होती है। इसमें क्या होता है कि अब हम देखेंगे कि वांडीवास का जो युद्ध हुआ उसमें फ्रांसीसियों का पूरी तरीके से पतन मान लिया गया, क्योंकि यहाँ पे काउंट लेली की पराजय होती है और सर एयरकूट की जीत होती है। उसके बाद में यहाँ पे इससे पहले सन 54 में जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे इससे पहले जो है डुप्ले चला गया था, उसके बाद गोदेहू आया था, गोदेहू के बाद काउंट लाली आया था। तो काउंट लाली गोदेहू जो बीच के कर्नाटक द्वितीय युद्ध में था, और डुप्ले पहले युद्ध के बाद कर्नाटक वापस चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि काउंट लाली हार जाता है, सरायरकूट की जो है विजय होती है। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से हार होती है। उसके बाद में पूरी तरीके से भारत में इनका पतन मान लिया जाता है और एक संधि होती है। 7 वर्ष के लिए युद्ध चलता है। 60 में तो वांडीवास होता है, मगर युद्ध जो है, क्योंकि ये जो युद्ध था यूरोप का था, यूरोप को लेकर अपने भारत में शुरू हुई और पेरिस की संधि हुई। उसके बाद क्या देखते हैं कि उस संधि में बताया गया कि अब फ्रांसीसी यानी दोनों एक दूसरे का अपना अपना अधिकार, अपना अपना जगह दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो फ्रांसीसी होते हैं और जो अंग्रेज होते हैं, उन दोनों के बीच कुछ शर्तें लागू होती हैं। शर्तें ये थी कि अंग्रेजों ने कहा कि अब तुम भारत में शासन कर सकते हो, शासन नहीं कर सकते हो, भारत में तुम केवल व्यापार कर सकते हो। भारत में अंग्रेजों ने किससे कहा? फ्रांसीसियों से एक शर्त के नुमा कि अब तुम भारत में केवल व्यापार कर सकते हो, क्योंकि जिस उद्देश्य से आए थे तुम उसी पर काम रहो और वही काम करो। अब तुम क्या है कि यहाँ पर शासन या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, कहा ठीक है भैया हम व्यापार ही करेंगे। तो अब यहाँ से 1760 में इनकी जो है पतन हो जाती है। अब इसके बीच में एक युद्ध और बहुत भयंकर युद्ध होता है, 1757 का युद्ध। 1757 का युद्ध, जिसको आप जानते हैं प्लासी के युद्ध से नाम जाना जाता है। तो प्लासी का युद्ध अगले वीडियो में हम देखेंगे। उम्मीद है कि चीजें समझ में आई होंगी। एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं और रिकॉल करके जो है आपको बताते हैं थोड़ा कैसे याद किया जाए। याद करना बहुत आसान है, क्योंकि देखेंगे हम कर्नाटक के कितने युद्ध हुए हैं, तो 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध जो हुआ 1746 से 1748 ईस्वी तक चला, यानी 2 वर्ष के लिए। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर कारण होता है, उसकी लपटें भारत में देखने को मिली। और सेंट थामा का युद्ध हुआ अंग्रेज बनाम फ्रांस के बीच में। उसके बाद एक्स-ला-शापेल की संधि होती है 1748 ईस्वी में, जिसमें मद्रास क्षेत्र को अंग्रेजों को दिया जाता है और जो है अंग्रेज फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग एक जगह का नाम है, वहां उनको दिया जाता है। उसके बाद द्वितीय जो है कर्नाटक युद्ध, जो 1749 से 1754 ईस्वी तक चलता है, यानी 5 वर्ष के लिए चलता है। इसमें अभी हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर होता है। तो कर्नाटक और हैदराबाद यहाँ पे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में होता है, जहां पर दोनों कंपनियां एक दूसरे का साइड लेते हैं। तो नासिर जंग का साइड लेती है जो है अंग्रेज लेते हैं, और मुजफ्फर जंग का साइड जो है फ्रांसीसी लेते हैं। दोनों के बीच में अंबोर का युद्ध होता है। फिर जाके क्या होती है? संधि होती है पांडिचेरी की। तीसरा युद्ध जो हुआ वो 1756 से 1763 तक चला, यानी 7 वर्ष के लिए, और इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और 7 वर्ष यानी ऑस्ट्रिया और बनाम पर्सा के बीच में फिर यहाँ पे दोनों साइड लेते हैं। फ्रांस ऑस्ट्रिया का लेता है तो अंग्रेज पर्सा को लेते हैं, और उसकी लपटें फिर क्या है जाके भारत में देखने को मिलती है। और वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, जिसमें जो है फ्रांसीसी सेना का जो सेनापति था वो काउंट लाली, और अंग्रेज का जो था
आयरकूट था, दोनों के मध्य जो है भयंकर युद्ध होता है, इसमें जो है फ्रांसीसियों का पूरी तरीके से पतन माना जाता है। उसके बाद पेरिस संधि होती है। तो यहाँ पर हम एक जो है चार्ट के अनुमा इसको हम देख लिए हैं कैसे क्या होती है, कौन कौन सी संधि होती है, कब कब संधि हर तारीख के लास्ट में संधि होगी। जहाँ नहीं लिखा है आप जान लीजिएगा कि जो इस लास्ट होगा उसी साल संधि होगी। तो यहाँ पर अब पूरी तरीके से फ्रांसीसियों का पतन मान लिया जाता है। तो हमने जो अभी क्या देखा कि जो कंपनियां आई थी, यानी वांडीवास और बेदर्दी, यानी दो चीजें याद करेंगे, दो कंपनियां यहाँ से समाप्त होती हैं। बेदर्दी से अंग्रेजों ने किसको मारा था, तो वहां पर डचों को बेदर्दी से मारा था 1759 में। और 1760 ही में यानी अगले साल फ्रांसीसियों ने वांडीवास यानी धुलाई करके किसको मारा, तो फ्रांसीसियों को मारा। यानी दोनों कंपनियां आउट ऑफ जो है कंट्री हो गई, अब देश से बाहर हो गई। तो मतलब अगर हैं तो खाली व्यापारिक रूप से हैं, राजनीतिक रूप से इनका खत्म हो जाता है। तो अब जो है अंग्रेज और पुर्तगाल जो बचते हैं, तो पुर्तगाल का खाली मेन उद्देश्य था व्यापार करना। पुर्तगाल ने कभी जो है राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए अभी तक वो बचे हैं, आखिरी तक रहेंगे। तो इन दोनों कंपनियों का सफाया हो जाता है, अब मुख्य रूप से अंग्रेज रहेंगे। अब जब दोनों कंपनियों का हस्तक्षेप खत्म हो जाता है, तो अब बैटल ऑफ प्लासी जब हम देखेंगे तो उसमें भारतीय शासकों से अंग्रेजी सेना लड़ने के लिए आती है, और कैसे अंग्रेजी सेना भारतीय जो है राजनीति में अपना राजनीति स्थापित करके और भारतीयों को गुलाम 1757 से ही माना जाता है कि यहीं से भारतीय गुलामी की जंजीर में कसने लगे थे। क्योंकि अभी तक जो लड़ रहे थे ये कंपनी से लड़ रहे थे, अब इसके बाद भारतीय शासक से ही लड़ना शुरू करेंगे। तो एक चार्ट के अनुमान हम देखें आज मुख्य रूप से भारतीय इतिहास में फ्रांसीसियों के आगमन को लेकर, और जो कंपनियां आई थी उनको हम देख चुके थे, कई लोग आए थे कई लोगों का पतन हो चुका है। जो लोग अब आगे बढ़ेंगे, अब जाएंगे, तो आज मुख्य रूप से दो खिलाड़ियों के बारे में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बारे में हमने कई युद्ध देखे, जिसमें जो है अंग्रेज आखिर में फाइनल में जीत जाते हैं, और जो फाइनल जीतते हैं तो अब वही जो है अपना कप लेकर पूरे भारत में घूमेंगे। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अब अगला वीडियो बैटल ऑफ प्लासी होगा, चीजें समझ में आएंगी। अगर चीजें समझ में आई हो तो आप हमारी जो है हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करें। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं आप कमेंट करके बताइए, अगर कहीं कमी रहती हो तो उसको दूर किया जाएगा। उम्मीद है आगे और भी अच्छे अच्छे मज़ेदार वीडियो आते रहेंगे। अभी तो ये मॉडर्न हिस्ट्री चल ही रहा है और सारे क्लास चल ही रहे हैं, तो आपको जो है सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।